हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। किस सब्जेक्ट का लेकर आए हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग बीएड के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में भी आपका ये सब्जेक्ट आता है। अगर आप एमडीयू से हैं, सीआरएसयू से हैं, कुरुक्षेत्र, डीयू, इग्नू, आईजीओ, जीयू, तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज से हैं तो गेस्ट पेपर है ये आप लोगों का। मात्र आपके टोटल 11 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। 12 क्वेश्चन ऑप्शनल है, यानी कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो सिर्फ 11 क्वेश्चन तक ही करेंगे, और जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ये टोटल 12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स दिलवा देंगे, डेफिनेटली दिलवा देंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और मात्र 12 क्वेश्चन में से आपको यही क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ग्रोथ डेवलपमेंट का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के नाम पे आ जाते हैं कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, तो ये एक बार हम समझ लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बता देती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, ये सब्जेक्ट हमें क्यों दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो एक मेरा ये क्वेश्चन है जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगी। एंड सेकंड ये है कि हमें आंसर जो है वो किस तरीके से लिखना है। एज अ टीचर लिखना है, एज अ लर्नर लिखना है, या फिर एज अ गाइडर लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, तो वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट के नाम पे आ जाऊँ, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या था। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके वो पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे उनको मिल जाएंगी। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि जो हमारी ये किताब बनाई गई है, जो कि बच्चों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए बनाई गई है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो आने वाला समय है, यानी कि जब हम एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर जो है हर एक चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। मतलब बच्चा कैसे ग्रो करता है जब वो पैदा होता है, ठीक है, कैसे कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे वो एक टीनेज की एज में जब आता है, जब वो एज अ टीनेजर जो होता है तब वो कैसे रिएक्शन देता है, क्या उसका बिहेवियर होता है, एंड स्कूल में क्या वातावरण होना चाहिए, उसको हमें क्या सिखाना है, कैसे वो ग्रो करेगा। तो मेजर सारे यही टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी यही है। प्ले के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एंड आपको कुछ यहाँ पे थ्योरीज हो गई वो सब पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चीज़ें समझनी होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। मीनिंग, प्रिंसिपल, स्टेजेस एंड फैक्टर इफेक्टिंग जीडी। अच्छा, हमारी जो भी बीएड की किताबें होती हैं उसके अंदर जो होता है, आपने देखा होगा, जब कभी भी किसी के मुंह से सुना होगा, तो बीएड की किताब जो होती है वो हमेशा हम लगभग जो है सुनते हैं किसी से, तो हमने सुना होगा कि हम लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब हमें पढ़नी चाहिए। नो डाउट। सो काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम हम बीएड की तैयारी कैसे करें, हमें लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब पढ़नी चाहिए या फिर कौन सी। तो देखो भाई, लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब पढ़नी है तो आप बेशक से पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टॉपिक बहुत लेंदी होते हैं। हम जब भी तैयारी करने बैठते हैं तो एक दिन में 2 दिन में तैयारी नहीं हो पाती है, ये बात सच है। हम समझ लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं, जो हमें समझ से हमारे परे होते हैं, और हम उस टाइम पे किताबें खरीद के स्टॉक करके रख भी लेते हैं, लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाते। और अगर पढ़ते भी हैं तो एग्जाम में नहीं लिख पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है। इसीलिए मैंने ये पीडीएफ रेडी करवाया है कि इजी लैंग्वेज होगी तो आप इजी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख के आराम से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। सो सबसे पहले ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ क्या होती है। तो देखो भाई, ग्रोथ वर्ड हमने काफी बार सुना है। तो ग्रोथ का मतलब होता है रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। किसी भी इंसान की जो बॉडी होती है, जब उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, साइज। जब किसी का हाइट बढ़ने लगती है, वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो हम ये मानते हैं कि उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। इट इज़ अ फिजिकल एंड मेजरेबल, जिसको आप मेजर भी कर सकते हो, आप हाइट भी नाप सकते हो, वेट को भी नाप सकते हो, साइज भी आपको पता लग जाता है। तो फिजिकल होता है और ये मेजरेबल होता है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट। और मैं साथ साथ ना ये भी बताती रहूंगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों ही पूछ लेता है। कई बार सिर्फ ग्रोथ पूछे तो भी आंसर लिख सकते हो, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है। मतलब टॉपिक यही रहेंगे, क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही सेम हो,
बट टॉपिक यही होंगे। डेवलपमेंट में आता है रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस, यहाँ पे क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज। अब मैं आपको जब ये कंप्लीट करा दूंगी क्वेश्चन, उसके बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी सो दैट आपको याद रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द बिहेवियर एंड द एबिलिटी, कि एक तरीके से जो है क्वालिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि बिहेवियर में चेंज आ रहा है, एबिलिटी में चेंज आ रहा है, तो उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या होता है मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटरेक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में कि किसी भी इंडिविजुअल की जब मेंटल या इमोशनल या फिर सोशल या इंटरेक्चुअल ग्रोथ होती है ना, तो उसे हम डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं, और ये कंटिन्यूस होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, कि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट तो कभी भी हो सकता है, रुकता नहीं है। एक समय पे ऐसा नहीं है कि एक समय पे आपने नॉलेज ले ली और उसके बाद वो रुक जाए। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है एक पार्ट है, एक हिस्सा है डेवलपमेंट का, बट डेवलपमेंट काफी ब्रॉडर होती है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये ना कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पे हम समझे तो यहाँ साफ साफ लिखा है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और जब तक हमारी लाइफ कंटिन्यू होती है तब तक वो चलता रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट में हमारा जो है वो मेंटल, मानसिक, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल हर तरह की ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ बॉडी की होती है, हर तरीके से ग्रोथ होती है। फॉलो अप पैटर्न में आता है डेवलपमेंट अगर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक तरीके से जो डायरेक्शन होती है वो काफी स्पेसिफिक होती है डेवलपमेंट में, जैसे हेड टू टो हो गया, ठीक है, सेंटर टू आउटवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये एक फॉलो किया जाता है पैटर्न। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि चिल्ड्रन जो होता है, बच्चा जो होता है, डेवलप करता है जनरल रिस्पॉन्सेज बिफोर स्पेसिफिक स्किल, यानी कि जो बच्चा है वो डेवलपमेंट हो रही है जनरल रिस्पॉन्स से लेकर बिफोर स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, यानी कि पहले उसके अंदर कुछ नॉर्मल चीजें उसको सीखने को मिलती है, फिर वो स्पेसिफिक तक जाता है। ऐसा नहीं है पहले काफी बड़ी चीजें सीख ली उसने और उसके बाद वो जर्नल चीजें सीख रहा है, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ आता है ईच चाइल्ड डेवलप एट दे ओन स्पीड। हर एक बच्चे का जो हर एक इंडिविजुअल की बात मैं करूँ तो उसके डेवलप होने की स्पीड काफ़ी अलग होती है। हर किसी का माइंड अलग होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका आईक्यू बहुत तेज है, या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, या कोई डम है। इस तरीके से जब हो सकता है तो इंडिविजुअल में भी डिफरेंस होते हैं कि हर एक चाइल्ड डेवलप करता है अपनी ओन स्पीड के साथ। उसकी डाइट पे डिपेंड करता है, उसके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, उसके वातावरण पे डिपेंड करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट आर इंटर रिलेटेड। यानी इसके अंदर हर तरह का डेवलपमेंट जो होता है वो देखा जाता है। होलिस्टिक में फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल एस्पेक्ट सारे ही इंटर रिलेटेड होते हैं। प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होती है। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज सेम बट द रेट में डिफर। यानी डेवलपमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हर किसी में सेम होता है और ये प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस कहलाया जाता है, पर इसका जो रेट होता है वो अलग अलग होता है इंडिविजुअल के हिसाब से। डेवलपमेंट जो होती है वो ग्रेजुअल होती है, जैसे कि डज नॉट हैपन सडनली बट स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये दिख जाती है डेवलपमेंट, ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों के साथ दिखाई देती है। यहाँ पे आता है स्टेजेस क्या दे रखी हैं डेवलपमेंट की। तो सबसे ज़्यादा प्रीनेंटल स्टेज आती है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ यानी जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया था तो डेवलपमेंट इनसाइड द मदर वॉम। जब वो डेवलपमेंट उसकी हो रही थी तो वो माँ के गर्भ में हो रही थी। ठीक है, उसे हम प्रीनेंटल स्टेज बोलते हैं, जो कि बच्चे के जन्म से पहले होती है, जो कि 9 महीने बच्चा अपनी माँ के कोख में रहता है और उसमें ही वो डेवलपमेंट होती है उसकी। इन्फेंसी जो पीरियड होता है वो 0 to 2 years होता है, जब बच्चा जो है वो 2 साल तक होता है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड सेंसरी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ही तेजी से बच्चा ग्रो करता है, फिजिकल ग्रो करता है एंड सेंसरी उसके जो होते हैं, सेंसेस जो होते हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड की बात करूँ तो 2 to 6 years के ये बीचों बीच होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड बेसिक सोशल स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है। और 6 से 12 साल की उम्र में जो बच्चा होता है उसको हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चा लॉजिकल सोचने लगता है, चीज़ें समझने लगता है, स्कूल की भी लर्निंग वो लेने लगता है, स्कूल से भी काफ़ी कुछ सीखने लगता है। एडोलेसेंस जो होती है 12 से 18 साल की उम्र होती है, जिसमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन,
उसको एक पहचान जो होती है वो पता लगती है, ये मेरे मम्मी पापा, अच्छे से उसको सब चीज़ों के बारे में पता होता है, फिजिकल चेंजेस भी वो देख पाता है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब एक समझ बना लेता है अपने दिमाग में कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है। अडल्ट इसके अंदर नेक्स्ट आता है जो कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समझने वाला पॉइंट है कि सबसे पहला क्या पॉइंट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हेरिडेटरी फंक्शन फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जेनेटिक ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हाइट, इंटेलिजेंस, बॉडी स्ट्रक्चर की जब भी बच्चा कोई पैदा आता है तो हेरिडिटी जो चेंजेस होते हैं वो पेरेंट्स से हमें आते हैं और ये जेनेटिक होते हैं। एक तरीके से हाइट का अ, होना या बॉडी स्ट्रक्चर का, इंटेलिजेंस, ये सब हमारे पेरेंट्स पे ही लगभग डिपेंड करता है। एंड उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि सराउंडिंग, फैमिली, कल्चर, सोसाइटी। तो कुछ डेवलपमेंट और कुछ हमारी ग्रोथ जो होती है वो हमारे वातावरण, फैमिली, कल्चर, सोसाइटी से हमें देखने को, और ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट, वो यहाँ से आ जाती है, डेवलपमेंट यहाँ से आती है। न्यूट्रिशन की बात करूँ तो बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रॉपर ग्रोथ में, कि अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो एक हर एक इंडिविजुअल की जो एक प्रॉपर ग्रोथ ज़रूरी होती है डेफिनेटली, और अच्छे तरीके से होती है। हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन भी डिपेंड करती है, डिजीजेस और डिसेबिलिटी कैन इफेक्ट डेवलपमेंट। देखो भाई, अगर किसी को बीमारी है या किसी को कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कोई जैसे कि उसके पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में या फिर आईज में, कहीं भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो यानी कि उससे उसके जो है डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूँ तो इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर हमारी इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं होती। एजुकेशन की बात करूँ तो लर्निंग इन्वायरमेंट सपोर्ट मेंटल डेवलपमेंट। इमोशनल इन्वायरमेंट जो होता है, जो हमारा ऐसा वातावरण जो होता है वो इमोशनल में, जैसे लव, केयर, सपोर्ट इफेक्ट इमोशनल ग्रोथ। हमारी इमोशनल ग्रोथ कब होती है, जब लव, केयर, सपोर्ट ये सब हमें देखने को मिलता है, और ये शॉर्ट में है जिनको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की जो थ्योरी है वो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और ये आती है कई बार, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आती है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब समझो कि होता क्या है। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। हमारी डेवलपमेंट किस चीज की हो रही है? थिंकिंग, सोचने की डेवलपमेंट हो रही है, रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या फिर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे के अंदर जो भी कोई एबिलिटी है उसको समझने की। ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, जैसे कि थिंकिंग करना, सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर एबिलिटी को समझना बच्चे के अंदर, वो सारी चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। और ये सब चीजें एज अ टीचर हमें इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि अगर हमें पता लगेगा कि बच्चा जो है वो किस हिसाब से सोच रहा है, किस हिसाब से उसकी रीजनिंग है, किस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है टीचर अच्छे से उसको गाइड कर पाएगी। इट इंक्लूड प्रोसेस सच एज़ मेमोरी, परसेप्शन, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। वो बोलते हैं, जीन पियाजे ने बोला कि जो बच्चा है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मतलब उसको नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, वातावरण से जैसे वो इंटरेक्ट करेगा उसकी नॉलेज अपने आप बढ़ जाती है। ग्रोथ इज कॉग्निशन टेक प्लेस स्टेजेस, एच स्टेज रिफ्लेक्ट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। ग्रोथ जो होती है वो चलती रहती है, इतनी बात समझ आई होगी, और उनकी अपनी एक स्टेजेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया कि कॉन्सेप्ट बताए गए हैं पियाजे थ्योरी के। तो स्केमा होता है एक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है, मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, कि जो भी जानकारी हमें मिली है उसको हमें इंटरप्रेट करना होता है, तो उसे हम स्केमा बोलते हैं, जिसमें एक मेंटल फ्रेमवर्क यूज किया जाता है चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यूज टू ऑर्गेनाइज। एसिमिलेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। यानी एसिमिलेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नई इन्फॉर्मेशन को फिट करते हैं, किसमें? एग्जिस्टिंग स्कीमा में, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, पहले से बेहतर बनाते हैं,
और इसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन भी जोड़ देते हैं। मतलब जो चीज़ पहले से पता है उसमें कोई चीज़ें मॉडिफ़ाई भी करी हैं, एक्जिस्टिंग वाले में मॉडिफ़ाई करना, पहले से बेहतर बनाना और उसमें नई चीज़ों को जोड़ना। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रेशन। इसमें क्या होता है, बैलेंस होता है, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन फॉर स्टेबल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझना है, स्टेबलाइज्ड वे में देखना है, तो हमें असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन को बैलेंस करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि पियाजे ने ही दी थी। ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो कि 0 to 2 इयर्स होती है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था। लर्निंग अकर, यानी जो लर्निंग होती है वो अकर हो जाती है थ्रू सेंसेस के द्वारा हम लर्निंग कर पाते हैं। फिजिकल एक्शन जैसे डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंस, परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट सीन, थिंकिंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। कि 0 से लेके 2 साल तक का जो बच्चा होता है, यानी कि 2 साल तक के बच्चा जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है और वो कहीं न कहीं चीज़ें सीख करता है, मतलब देखता है और सेंसेस के द्वारा दिमाग लगाता है और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जो है वो देख करके, सीन करके वो जो है चीज़ें सीखता है और डेवलपमेंट करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में होता है 2 टू 7 इयर्स होता है, जिसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज और इमेजिनेशन की। ठीक है? थिंकिंग इज़ इकोसेंट्रिक, चाइल्ड सीज़ द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। बच्चा जो है अपने हिसाब से देख पाता है, सोच पाता है। उसकी जो लॉजिकल रीज़निंग होती है उसमें थोड़ी कमी होती है बस। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 से 11 साल के बीचों-बीच होती है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है। इसमें जो है बच्चा जो है थिंकिंग इज़ लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, ठीक है? तो यहाँ पर जो होता है कि अंडरस्टैंड करता है, कॉन्सेप्ट समझता है, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बच्चा देख के चीज़ों को समझ लेता है। 11 से ज़्यादा साल के जो बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, उसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट होती है एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग की। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना, वो कौन-सा है, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर आता है कि एबिलिटी टू सॉल्व हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि वो जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है कॉम्प्लेक्स वाली, उसको भी सॉल्व करने में ये जो है सतर्क रहता है और यहाँ पे जो है अपना कंक्लूजन निकाल देता है। एडवांस रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि बच्चा जो है 11 साल और उसका अबव होता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या-क्या पड़ती हैं बच्चे पे। तो टीचिंग शुड बी एप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज, कि अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रही है, समझा रही है, तो चाइल्ड का डेवलपमेंट होना तय है। ठीक है? एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड यूज़ किए जाते हैं स्कूल्स में। जब आप देखते हो कि बच्चा प्ले स्कूल जाता है, 2 साल का बच्चा भी जो है कहीं न कहीं प्ले स्कूल जा रहा है, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा प्ले स्कूल जा रहा है और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सीख कर आता है। नए-नए ऑब्जेक्ट वहाँ पे देखता है, ठीक है? काउंटिंग वगैरह हो गई, अल्फ़ाबेट सीख कर आता है, कलर्स के नेम वगैरह उसको पता लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल उसको सिखाया जाता है, कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड किए जाते हैं यंगर चिल्ड्रन को। इससे क्या होता है, क्वेश्चनिंग, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन इनकरेज होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बच्चे में आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी डेवलप होती है। लेकिन ये कुछ स्टेज वाइज़ भी होती है। ठीक है? ऐसा नहीं है 2 ढाई साल के बच्चे को फटाफट से जो है हम जो है बड़े-बड़े सम्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? इन शॉर्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे कुछ, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को इफ़ेक्ट डालते हैं? एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होती है? तो देखो भई, सबसे पहले आता है इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है? इंडिविजुअल difference refers to the variation among individual in the terms of ability, intelligence, personality, interest and learning style. इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है, नाम से समझ में आ रहा है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर होता है, ठीक है? चाहे वो एबिलिटी के मामले में हो, इंटेलिजेंस के मामले में हो, पर्सनैलिटी के मामले में, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है। सेम क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों का जो सीखने का तरीका है, याद करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, पर्सनैलिटी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सब अलग-अलग होता है। एवरी लर्नर इज़ यूनिक एंड डिफर फ्रॉम अदर इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट। हर किसी का आईक्यू अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो हर एक तरीके से वो अलग होता है। कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स, इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस, फिजिकल ट्रेड, एबिलिटी। कुछ चीज़ें तो हमें पेरेंट्स से जेनेटिक आती हैं, वो हेरिडिटी में आती हैं। वातावरण जो मैंने ऊपर पढ़ाया, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, सराउंडिंग से आती हैं, उसे हम एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं।
ये काफ़ी मेन रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में भी और हमारी पर्सनैलिटी में भी, कि घर में अगर हमारे पेरेंट्स अच्छे से बात कर रहे हैं, ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर रहे, वातावरण जो सोसाइटी है वो भी पोलाइट बात करती है, तो बच्चा भी वैसे ही बात करता है। और इंटेलिजेंस में क्या आता है, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अफेक्ट लर्निंग स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग। जो इंटेलिजेंस होता है वो डिफरेंस होता है, उसमें एक अंतर होता है कि इंटेलेक्चुअल जो हमारी एबिलिटी होती है वो हमारी लर्निंग की स्पीड पे और चीज़ों को समझने में मदद करती है। एजुकेशन और लर्निंग अपॉर्च्युनिटी की बात करूँ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होती है एन एक्सप्लोजर टू लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू डेवलपमेंट, कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होती है कि किस प्रकार से हम जो है हमारी क्वालिटी है किस तरीके से है। एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आता है कि इनकम, लिविंग कंडीशन, रिसोर्सेज इफेक्ट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। जिस हिसाब से हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, हमारा लिविंग कंडीशन अच्छा होगा, रिसोर्सेज हमें अच्छे मिलेंगे, तो हमारी ग्रोथ भी फास्ट होएगी और अच्छी होएगी और अपॉर्चुनिटी भी हमें मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जेंडर डिफरेंस तो आपको पता ही होंगे, बायोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंस में इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर डिफरेंसेस। इमोशनल की बात करूँ तो मोटिवेशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें भी इफेक्ट डालती है। हेल्थ एंड फिजिकल में तो आपको पता ही है कि हमारी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ की कंडीशन भी ओवरऑल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है, कि अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है और हम मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है बना बना के जो है आराम से लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट समरी है। उसके बाद आता है कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। इट स्टेट दैट द इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे बताया गया है कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो उन्होंने बोला कि ये तो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा प्रपोज करी गई है, ये तो आप लिख के आ सकते हैं, और ये इसके अंदर कोई सिंगल एबिलिटी के बारे में बात नहीं होती है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का, तरह-तरह की इंटेलिजेंस के टाइप यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। एवरी इंडिविजुअल पोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस वेरिंग डिग्री। सबसे पहले गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड नॉट लिमिटेड टू आईक्यू। देखो ये जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है इंटेलिजेंस, जो कि नॉट लिमिटेड टू आईक्यू होता है। हर एक पर्सन जो होता है यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इंटेलिजेंस का, जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो काफ़ी अलग होता है, यूनिक होता है। ऑल इंटेलिजेंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सभी ज़रूरी हैं। एजुकेशन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग ऑल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में आते हैं। सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक, ये इसका टाइप है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली, जैसे पढ़ने का एंड बोलने का, लिखने का तरीका जो होता है उससे हमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में उसको देखा जाता है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आता है एबिलिटी इन रीजनिंग, यानी उस बच्चे के अंदर रीजनिंग करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की थिंकिंग है, तो यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उस बच्चे के अंदर है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका स्पिरिटिकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आता है एबिलिटी टू विजुअलाइज। उस बच्चे के अंदर क्षमता है विजुअलाइज करने की, स्पेस को अंडरस्टैंड करने की, जैसे मैप, डिजाइन, ये सब चीजें वो कर सकता है। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस जो होता है उसमें बच्चे के अंदर क्षमता होती है कि स्पोर्ट्स में वो अच्छा होता है, डांस में अच्छा होता है, म्यूजिकल जैसे ही म्यूजिक हो गया, साउंड हो गया, रिदम हो गया, उसको उसके अंदर वो क्षमता है उसको अच्छे से समझने की, तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विद अदर, कि इसके अंदर हाँ, क्षमता है, वो अंडरस्टैंड कर पाता है, इंटरैक्ट कर पाता है दूसरों से, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, फीलिंग, थॉट वगैरह को अच्छे से समझ पाता है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आता है कि जैसे वो पेड़-पौधे हो गए, वातावरण हो गया, नेचर को अच्छे से समझने की क्षमता रखता है। अब टीचिंग लर्निंग के क्या-क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो सबसे पहला आता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी पे वो फोकस डालते हैं। दूसरा आता है यूज़ ऑफ वेरिड टीचिंग मेथड, यानी कि अलग-अलग तरीके से जो टीचर होती है, वो मेथड यूज़ करती है ताकि बच्चे को अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। जैसे इंक्लूड एक्टिविटी लाइक स्टोरी टेलिंग है, म्यूज़िक, गेम्स, प्रोजेक्ट, ये सब इसलिए कराए जाते हैं ताकि बच्चा का दिमाग खुले और वो कहीं न कहीं चीज़ों को प्रैक्टिकली अच्छे से सीख पाता है, ठीक है? कोई स्टोरी पढ़ा रही है, अच्छे से एक्टिंग करके बता रही है, ठीक है? एक्सप्रेशंस हो गए, फेस एक्सप्रेशन हो गए, इससे बच्चा सीखता है। म्यूज़िक, गेम, ये सब चीज़ें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आता है कि पार्टिसिपेशन में इनकरेज होता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस, कि यहाँ पे टीचर उसको गाइड करती है और कहीं न कहीं वो पार्टिसिपेट करने में इनकरेज होता है। इंक्लूसिव साइज़ एजुकेशन में क्या आता है,
इसमें रिकॉग्नाइज किया जाए दैट ऑल द स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट एट डिफरेंट वे। हर एक बच्चा अपने वे में समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, बस सबके लेवल अलग अलग है। कोई डांस में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, इस प्रकार से। ऑल एबिलिटी डेवलपमेंट में आता है हर तरीके से मल्टीपल स्किल्स है उसके अंदर। फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड में आता है यूज डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक बियॉन्ड रिटन एग्जाम, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होता है, ये डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाती है बियॉन्ड द रिटन एग्जाम, ठीक है। शॉर्ट में आप देख सकते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है हमारा प्ले के ऊपर है कि प्ले के फीचर्स क्या हैं, किस तरीके का प्ले है एंड फंक्शन क्या है। तो प्ले जो होता है वो एक तरीके से खेलकूद जो होता है वो नेचुरल वॉलेंट्री एंड इंजॉयबल एक्टिविटी होती है बच्चे के लिए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो उसको प्ले कराया जाता है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले स्कूल आने में और उसको अच्छा लगे और एक वातावरण उसको अच्छे से मिल जाएगा। इट इज डन फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर एनी एक्सटर्नल रिवॉर्ड। प्ले हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में। जब वो खेल कूद करेगा तो उससे फिजिकल बॉडी जो है उसकी वो काम करेगी एंड फिजिकली भी वो फिट रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले वॉलेंट्री, डन बाय चॉइस नॉट फोर्स। उसको जो है अपनी इच्छा से उसको कराया जाएगा, कोई फोर्स नहीं है। इंजॉयबल होता है, प्लेजर है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, बच्चा सीखता है, डेवलपमेंट होती है उसकी, मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी उससे हो पाती है, उसका दिमाग खुलता है, क्रिएटिविटी उसके माइंड में आती है, ये सारी चीजें होती हैं। फिजिकल प्ले में क्या होता है, जैसे रनिंग, जंपिंग, ये सब चीजें कराई जाती हैं जिससे बॉडी मूवमेंट होती है बच्चे की एंड वो अच्छा फील करता है। सोशल प्ले में आता है जैसे ग्रुप गेम हो को कराई जाती हैं, जैसे बच्चा फिर ना एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करना सीख पाता है, उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्ले में आता है ब्लॉक एंड ड्राइंग हो गई, जैसे कि बिल्डिंग थिंग्स हो गई, ये कंस्ट्रक्टिव प्ले होता है। इमेजिनेटिव प्लेस में आता है जैसे रोल प्ले करना, फैंटेसी गेम्स हो गई, ये सब होती हैं। उसके बाद है इंटरेक्चुअल कॉग्निटिव प्ले में आता है प्रॉब्लम सॉल्व एक्टिविटीज, पजल दे दी बच्चे को, गेम खिला दी, ये सब आता है। प्ले के कुछ फंक्शन जैसे फिजिकल डेवलपमेंट का होना, ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया। सोशल डेवलपमेंट होता है जैसे कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं टीम वर्क रहता है एंड कॉर्पोरेशन शेयरिंग करना सीखता है, कैसे चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, यानी कि स्ट्रेस उसका कम होता है, किसी चीज़ को लेके टेंस्ड है या परेशान है, अच्छा फील नहीं कर रहा, तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, थिंकिंग भी एनहांस होती है। शॉर्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है कॉग्निटिविस्ट अप्रोच क्या होता है, इनसाइड लर्निंग क्या है, टोलमैन सिंह थ्योरी क्या है एंड ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले कॉग्निटिविस्ट अप्रोच जो होती है वो क्या होती है, एक तरीके से फोकस करती है मेंटल प्रोसेस, जैसे सोचने की क्षमता, मेमोरी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अंडरस्टैंड करना, ये सब आता है। इसमें आता है कि लर्निंग इज नॉट जस्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स बट इन्वॉल्व इनसाइट एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। लर्नर जो होता है वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लर्निंग के प्रोसेस में, क्योंकि वो सीखना चाहता है और आगे और सीखेगा। इंसाइटफुल जो लर्निंग होती है उसे हम कॉग्निटिव लर्निंग भी कहते हैं, जो कि प्रपोज की गई थी आपके जेसॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें लर्निंग अकर होती है थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर बट ऑन ग्रास्पिंग रिलेशनशिप। मतलब ये ट्रायल बेसिस मेथड पे नहीं होती, ये एक तरीके से ग्रैप करी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फीचर्स क्या है इसके, लर्निंग काफ़ी मीनिंगफुल होती है, ऑर्गेनाइज होती है, और प्रॉब्लम इज सॉल्व एज अ होल नॉट इन पार्ट, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एक साथ, ना कि टुकड़ों में। प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है वो भी हमें काफ़ी चीज़ों में मदद कराता है, गेन इनसाइट। एजुकेशनल के इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि टीचर शुड प्रेजेंट प्रॉब्लम इन अ मीनिंगफुल वे, कि टीचर को भी बच्चे की समस्याओं के दौरान वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, उसकी चीज़ों को समझना चाहिए। टोलमैन सिंह लर्निंग थ्योरी ने बताया, जो कि प्रपोज की गई थी, प्रपोज बाय एवर्ड टोलमैन। इसको हम पर्पोसिव बिहेवियरलिज्म भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लर्निंग इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव मैप, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो हमारा वातावरण होता है उसमें जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो यहाँ बताई जाती है। बिहेवियर इज अ गोल डायरेक्टेड एंड पर्पोजफुल, जो बच्चे का बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड है, पर्पोजफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। तो इसके अंदर यहाँ पे आप समझ गए होंगे, और इसके की कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव मैप, यानी मेंटल पिक्चर ऑफ सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसकी मेंटल पिक्चर हमें जो है दिखाई जाती है। लेटेंट लर्निंग में आता है लर्निंग अकर विदाउट इमीडिएट रिफोर्समेंट, ठीक है, बिना कोई फोर्स लगाए हम जो है उसको सिखा देते हैं और उसके गोल्स तक उसको पहुंचा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं।
उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें क्या होता है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग जो होती है बहुत एक्टिव प्रोसेस होती है, किसकी, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। जब हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उसमें लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लर्नर बिल्ड न्यू नॉलेज। जो लर्नर होता है, जो सीख रहा होता है, उसके अंदर नई नॉलेज आती है बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। पहले के जो भी एक्सपीरियंस है वो भी, और अब भी वो कुछ नया सीख रहा है। लर्नर सेंटर अप्रोच होती है क्योंकि इसमें लर्नर के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, जैसे कि चाइल्ड पे नॉलेज जो होती है नॉट ट्रांसमिटेड बट कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इससे क्या पड़ता है, इनकरेज ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी। इससे क्या होता है, बच्चा जो है ग्रुप डिस्कशन करेगा, एक्टिविटी करेगा, उससे सीखेगा, नई नॉलेज उसको आएगी। टीचर जो होती है वो एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पे काम करती है, वो उसको चीजें सिखाती है। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, जो कि ब्रूनर के द्वारा प्रपोज करी गई है। लर्निंग की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो वो आती है यहाँ पे, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। चीज़ों को एक्सप्लोर करके, डिस्कवरी करके बच्चा सीखता है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाय फाइंडिंग आउट फैक्ट देमसेल्फ। बच्चा जो है अच्छी अच्छी नई नई जो बेस्ट चीज़ें सीख पाता है, कुछ कुछ चीज़ें फैक्ट से सीखता है। की आइडियाज लर्न बाय ड्यूरिंग है, और लर्निंग बाय डूइंग होती है। इसके अंदर इंक्वायरी से बच्चा सीखता है, डिफरेंट लेवल पे नए नए कॉन्सेप्ट सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग उससे डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बढ़ती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट होता है। ये सारे वही पॉइंट्स आप बना के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है थ्योरी जो मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाई है, ब्रूनर वाली, और ये सारे पॉइंट्स वही हैं, सेम ही क्वेश्चन था। तो ये अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कि कौन कौन से इसमें आते हैं। ये सारे वही टॉपिक्स हैं, शॉर्ट में भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड द ग्लोबलाइजेशन। यानी कि चाइल्डहुड का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमारी किताब का नाम भी है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप था। चाइल्डहुड में क्या होता है कि चाइल्डहुड में हमारी एक तरीके की स्टेज होती है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंस, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके अडोलेसेंस तक उसकी जो डेवलपमेंट चलती है उसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं। ये एक क्यूरिकल पीरियड होता है जिसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव ग्रोथ देखने की बच्चे को मिलती है। और चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आता है, चाइल्डहुड जो होता है एक तरीके से इज द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी। इसका मीनिंग क्या है, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी है जिसमें कि ना तो किसी इंसान को खाना ढंग से मिल पा रहा है, ना रहने को, ना खाने को, ना पढ़ने को, ना हेल्थ केयर, तो वो गरीबी है। इट नेगेटिवली इफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर ये सब चीज़ें होती है तो बच्चे पे की ओवरऑल डेवलपमेंट इफेक्ट करती है। ठीक है, पॉवर्टी जो होती है, इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन चाइल्डहुड तो आता है माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ कंडीशन हो गई। गरीबी की वजह से उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कमी होगी क्योंकि बच्चे को स्कूल जाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या पढ़ाई करेगा, चाइल्ड लेबर बना दिया जाएगा उसको, 13-14 साल की उम्र में उसको काम पे लगा देंगे। ठीक है, इमोशनल इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस फील करेगा वो, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होंगी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करूँ तो इसमें आता है, ज़रूरी होता है इंक्लूसिव, यानी नीड फॉर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, मिड डे मील की फैसिलिटी। यानी कि एजुकेशन के कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो कि आज स्कूल में प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि मिड डे मील का मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री ड्रेस, फ्री सब कुछ चीज़ें फ्री मिल रही हैं। टीचर जो है वो शुड बी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट, की वहाँ पर जो स्कूल में एक तरीके से सपोर्टिव और इनकरेजिंग जो क्लासरूम वातावरण बनाया गया ताकि बच्चा स्कूल आए और पढ़े। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कल्चर। यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी क्या है, आपको पता होगा कि एलपीजी के पिलर्स आपने पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से इट इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन लिव्स इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। बच्चा जो होता है वो जीता है अच्छे वातावरण में और नेगेटिव वे में। पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है बच्चे पे, तो देखो आता है सच टू बेटर एजुकेशन। बच्चे को जो है अच्छी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्योंकि ये इंटरकनेक्टनेस बढ़ रही है, वर्ल्ड के जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबली जो आज
जो चीज़ें इंटरकनेक्ट हो गई है ना, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कल्चर, तो उससे बच्चे पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया, तो यही आया कि बेटर वे में वो चीज़ें सीख पा रहा है, ग्लोबल नॉलेज एक्सप्लोर कर पा रहा है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो रहा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो रही है। कहाँ पहले स्कूल में जो है सिलेटी पे पढ़ाया जाता था, आजकल जो है पीपीटीज लगवाई जा रही हैं, ठीक है, तो उससे हम पढ़ पा रहे हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है इससे, ग्लोबलाइजेशन से, तो कल्चरल इरोजन हो रहा है, लोकल आइडेंटिटी लॉस हो रही है, ठीक है, एंड इनएप्रोप्रिएट मीडिया कंटेंट एक्सप्लोर हो रहा है, रिच एंड पुअर के बीच में इनइक्वालिटी आ रही है। ये तो बात सच है कि हम जब जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन सरकारी में पीपीटी वीपीटी नहीं चलती है, ठीक है, तो ये थोड़े से भेदभाव है वहाँ पे। और कंज्यूमरिज्म हो गया, मटेरियलिज्म हो गया, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये सब है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या आ रहे हैं, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रमोट हो रही है, कल्चरल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग इंकरेज हो रही है अबाउट मीडिया इन्फॉर्मेशन, यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है टीचिंग लर्निंग में, कि अगर टीचर को भी अगर कोई पोस्टर बनाना है तो वो क्या करती है, फटाफट से जीपीटी का इस्तेमाल करके पोस्टर बना लेगी, क्वेश्चन तैयार करने हैं तो वो भी वहाँ से कर लेगी। तो ये क्या है, एक तरीके से जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर को इंश्योर करती है, क्योंकि पढ़ाई से काफ़ी सारी चीज़ें समाधान हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आता है वो आता है इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंस इन डाइवर्सिटी। मार्जिनलाइजेशन रेफर्स टू द सोशल प्रोसेस होता है बाय सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप आर पोस्ट टू एज ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि दीज ग्रुप आर डिफाइन इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स, हर किसी को रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी राइट जो है वो इक्वल मिले। तो यहाँ पर जो होता है डिफरेंस देखा गया है, डिफरेंस रेफर्स टू द वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन जो है अलग-अलग देखा गया है, जैसे कास्ट के हिसाब से, क्लास, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज में भेदभाव देखे गए हैं। डाइवर्सिटी में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस विद इन अ सोसाइटी और क्लासरूम। देखो डिफरेंस का मतलब है कि अंतर है, कास्ट में अंतर है, क्लास में अंतर है, या फिर लैंग्वेज में फ़र्क है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो वो डिफरेंसेस हैं। लेकिन डाइवर्सिटी की बात करूँ तो इसके अंदर वाइड रेंज प्रेजेंस होती है, किसकी, डिफरेंसेस की, अलग-अलग जेंडर के लोग, रिलीजन सब आता है, लेकिन हैं सब सोसाइटी में और एक ही क्लासरूम में, ठीक है। अब क्लास में कोई बिहारी है, कोई हिंदू है, कोई पंजाबी है, इस प्रकार से है। इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी में आता है सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी का, सर्टेन ग्रुप फेस डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव आज हम देखते हैं कि कोई गरीब है तो उसको नहीं देखा जाता, अमीर को पहले ले लो, या फिर एसटी ओबीसी का आपने पढ़ा होगा जेंडर के बेस पे, ये सब क्या है, भेदभाव है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ तो नेगेटिव एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप अगेंस्ट पर्टिकुलर ग्रुप, जो लोगों की जो रूढ़िवादिता जो है, यानी कि जो लोगों की थिंकिंग बनी हुई है कि लड़के बाहर जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती, लड़कियों को मत पढ़ाओ, कहीं ना कहीं आज भी गाँव में ये सब चीज़ें हैं, लीड्स टू अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि अच्छा नहीं है, जो कि गलत है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन की बात करूँ तो इसमें आता है मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन ऑफ्टन डू नॉट गेट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी पढ़ाई में नहीं मिलती। हाई ड्रॉप आउट रेट एंड लो एनरोलमेंट इन स्कूल, ठीक है, किसी के पेरेंट्स लड़कियों को जाने नहीं देते, कॉलेज नहीं जाने देते, सिर्फ स्कूल पढ़ा के घर बिठा देते हैं, शादी कर देते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और कई लोग जो होते हैं वो बेटे को भी इतना नहीं पढ़ाते, सोचते हैं बिजनेस करवाना है तो ज़्यादा क्या ही पढ़ाना। लैंग्वेज में बैरियर्स आते हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, उसमें जो है उनको किसी किसी की भाषा अच्छे से समझ नहीं आती। जेंडर को लेके इनइक्वालिटी है, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप लिमिट द ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, कि वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको स्टीरियोटाइप का। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, पावर्टी जो होती है, गरीबी जो होती है, बच्चा अगर बुक्स नहीं ले पाएगा, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं पढ़ पाएगा, तो वो एक टाइम पे चाइल्ड लेबर ही बनेगा, ठीक है। कल्चर एक्सक्लूजन में आता है, लीड्स टू लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड लो सेल्फ एस्टीम अमंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कल्चर एक्सक्लूजन होता है, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। डिसेबिलिटी आ गई कोई, इससे भी हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ऑफ्टन लैक प्रॉपर फैसिलिटी एंड सपोर्ट, फेस निगलेक्ट एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम, कि कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं दिखता या उसके प्रॉब्लम है हाथ या पैर किसी में भी, तो उसको पीछे बिठा दो, उससे क्वेश्चन ही पुटअप मत करो, उसको बीच में इन्वॉल्व ही मत करो। तो ये सारे पॉइंट्स भी आते हैं जो कि सही नहीं है। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंजेस ऑन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ग्लोबलाइजेशन का एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ भी दिया, ऊपर वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो।
तो देखो भाई, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्टनेस जो होती है पूरे वर्ल्ड की। उसमें क्या होता है, थ्रू टेक्नोलॉजी अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से फटाफट मैसेज कर दिया, या कि इकोनॉमी या कल्चर में जो जो हमारा जो आज हर चीज़ जो कनेक्टेड है वो सारी ग्लोबलाइजेशन में होती है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी शहरीकरण है, जैसे कि सिटी की ग्रोथ होना, जो गाँव से लोग शहर आ रहे हैं, वो अर्बनाइजेशन होता है। लोग इनकम के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ अर्बन एरिया में आ रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और इससे बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है कहीं न कहीं। यहाँ पे बताया कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। मॉडर्न जो एजुकेशन है, डिजिटल बच्चा लर्निंग कर पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन अवेयरनेस बढ़ रही है। कहाँ वो गाँव में हिंदी बोलता था, शहर में आके उसकी पर्सनैलिटी में चेंज है, उसके बोलने के तरीके में चेंज है, वो अच्छी-खासी इंग्लिश बोल रहा है, ये सब आता है। लेकिन इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लोकल कल्चर वो भूल जाता है, ट्रेडिशन भूल जाता है, कॉम्पिटिशन से वो जो है गुज़रता है, स्ट्रेस उसके पास ज़्यादा आ जाता है, इनएप्रोप्रिएट मीडिया कंटेंट एक्सप्लोर करता है वो, ये सारे आते हैं। और अर्बनाइजेशन के कुछ इम्पैक्ट हैं पॉजिटिव, जैसे कि करियर अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होती है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और फैसिलिटी उसको देखने को मिलती है, क्योंकि शहर में तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं ही हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। ठीक है? तो उसके बाद आता है नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या आता है कि ओवर क्राउडिंग एंड पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है शहरों में, क्योंकि हर कोई शहर में भाग रहा है, गाँव के जितने भी बंदे हैं वो सारे शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो लैक ऑफ ओपन स्पेस फॉर प्ले यानी कि खेलने-कूदने की उतनी जगह नहीं होती जितनी गाँव में होती है। वीक फैमिली एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो हमें ये लगता है कि हम भी आगे निकले, हम क्यों पीछे रहें। फिर आता है इकोनॉमिक चेंजेस के, यानी कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिक चेंजेस में, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, हायर इनकम लीडिंग टू बेटर एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल, कि जिसकी इनकम अच्छी होगी वो अच्छी लाइफ जिएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा लाइफस्टाइल देखेगा। साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ता है, नई-नई चीज़ें ग्रैब कर पाता है, ठीक है? साथ ही साथ नेगेटिव इफेक्ट क्या आते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीब और अमीर में फ़र्क तो आपको मैंने बताया, चाइल्ड लेबर भी बता दिया। माइग्रेशन वाला एक पॉइंट अलग है इसके अंदर, माइग्रेशन ऑफ पेरेंट्स अफेक्टिंग इमोशनल सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चा जब अपना जो शहर छोड़ के जाता है तो एक तरीके से जो है इफ़ेक्ट करता है इमोशनल सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, तो इससे लाइफ़स्टाइल, वैल्यू, बिहेवियर सब चीज़ में बदलाव आता है। और टेक्नोलॉजी में चेंज आना, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, अपॉर्च्युनिटी की ग्रोथ, ये सब हम लिख सकते हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन सेम वही है जो मैंने ऊपर पढ़ाए थे, ठीक है? सो ये था पूरा का पूरा वीडियो जो कि मैंने आपको इन वन शॉट कंप्लीट करा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।